मेरी जो दादी थी वो फ्रीडम फाइटर थी। मेरे पिताजी ने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद राजनीति उसमें आए। वो जब मैं राजनीति में नहीं थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया था वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सशक्त हो सकते हैं, एम्पावर हो सकते हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जो मेरे पिताजी के साथ जुड़े थे, बेटी होने के नाते वो मुझे मिलने आते थे। जब मुझे मिलने आते थे, शायद मुझे लगता है दिल्ली में किसी ने देखा होगा कि शी कुड बी अ कैंडिडेट, शी कुड मतलब ये आ सकती हैं पॉलिटिक्स में। महिलाएं ना मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती हैं। मैंने एक महिला को हल चलाते हुए देखा है। मैं जब गांव-गांव घूमने लगी तो मैंने देखा कि महिलाएं खेती कर रही हैं और उस खेती से उनका झिंगोरा, कोदा, रागी जिसे हम लोग कहते हैं वो गाती हैं। मैंने यहाँ से ख़रीदा और फिर दिल्ली के जो कॉलेजेस में मेले होते हैं उसमें मैं पहुँची और बहुत सक्सेसफुल रहा। बिकॉज सबको लगा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहा है, गढ़वाल से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है, तो इतनी डिमांड बढ़ने लगी। देखिए, सदन की गरिमा को रखना मेरा काम है। कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे कि उसकी गरिमा को ठेस पहुँचे। कोटद्वार के लोगों के लिए थोड़ा सा और ईज़ हो जाएगा। हम 24/7 पानी देंगे, मीटर्ड पानी देंगे। ब्रिजेस की डिमांड होती है कि एक पुल और मिल जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूलों को और कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। हमारा डिग्री कॉलेज है, उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट किस तरह से कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनका कुछ स्पेशल लगाव है उत्तराखंड के साथ। आप चाहे सड़कों को देखिए, ऑल वेदर रोड, आप कर्णप्रयाग रेल लाइन देखिए। सालों से उत्तराखंड चीख रहा था कि हमें एक ट्रेन दे दीजिए जो कि कर्णप्रयाग तक जाती हो ऋषिकेश से। वो नहीं मिल पा रही थी, वो हमें मिली। थोड़ा बहुत बाहर घूमना, अकेली कभी मॉल चली जाती हूँ। एनिमल लवर हूँ तो पेट्स बहुत हैं, उनकी देखभाल करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड बिहार काडर के IAS अफसर हैं, मैं बिहार में हमने गाय भी रखी और गाय पाल के बहुत आनंद आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द संगम टॉकीज। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और साथ ही मेरे मौजूद हैं मेरी सहयोगी राजश्री। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में एक नए तरह का इतिहास रच दिया है। ये न सिर्फ एक नेता हैं बल्कि उत्तराखंड राजनीति विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। ये हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। इनका कुशल नेतृत्व, बहुत ही सटीक कार्यशैली, कार्यप्रणाली हम सभी को बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे विधानसभा के अंदर की कार्यशैली के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में और साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो सदन को कैसे संचालित करता है, कैसे सुचारू रूप से संबोधित करता है। ये तमाम बातें आज इस खास मंच से आप तक हम पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर माननीय रितु खंडूरी भूषण जी का। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहले तो हम सब यही जानना चाहेंगे आपसे कि राजनीति में आने की आपकी शुरुआत कैसे हुई और अब तक का जो राजनीतिक यात्रा आपकी रही है, जो सफ़र आपका रहा है, वो कैसा रहा है? मेरा जो सफ़र, राजनीतिक सफ़र रहा है वो बहुत अचानक से रहा है। ऐसी कोई मेरी सोच नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँगी। भले ही मेरे पिताजी ने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद राजनीति वो उसमें आए वो, लेकिन मुझे नहीं याद है कि मैं अपने फादर के पॉलिटिकल करियर में कहीं भी कभी भी रही हूँ। ये सही बात है कि जब उनके इलेक्शन होते थे तो मैं दिल्ली से ज़रूर प्रयास करती थी कि उनके जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, उनको भेजना या बेसिकली जो भी बैक एंड से हम कर सकते थे उसको करना। लेकिन जब मेरे पिताजी ने अपना आखिरी चुनाव लड़ा 2014 में, तो मेरी माँ नहीं पहुंच पाई गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्योंकि उनके हिप
का फ्रैक्चर हो गया था। तो ये निर्णय लिया गया कि दोनों भाई और बहन, हम आए नहीं थे, तो हम ये निर्णय हुआ घर में कि हमें जाना चाहिए। दो माय फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश नहीं थे इस बात से, लेकिन हम आए, हम पहुँचे। और मुझे बहुत मौका मिला बचपन के बाद, काफ़ी समय के बाद मुझे मौका मिला कि मैं अपने पिताजी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी, जो कि गढ़वाल है। और जब मैं घूमी और इलेक्शन हो गए, पिताजी जीत के आ गए, लेकिन उस पूरे 1 डेढ़ महीने में मुझे ये लगा कि मैं अपनी इस पिताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपनी जन्मभूमि में मैं कुछ काम कर सकती हूँ अपने एनजीओ के साथ। तब तक मेरी एक छोटा सा एनजीओ हमने शुरू किया था, मेरे भाई ने शुरू किया था, जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान। जय मेरे दादाजी का नाम है, दुर्गा मेरी दादी का नाम है, और दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स थे। तो एक एनजीओ शुरू हो चुका था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त शुरू ही किया था। तो जब मैंने घूमना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं किस तरह से अपनी बहनों को सशक्त बना सकती हूँ। और उस प्रयास में मैं जब गांव-गांव घूमने लगी तो मैंने देखा कि महिलाएं खेती कर रही हैं, और उस खेती से उनका झिंगोरा, कोदा, रागी जिसे हम लोग कहते हैं, वो गाती हैं, और उसके बाद बेचती हैं, नहीं बेचती हैं, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मैंने ये किया कि मैंने कहा मैं आपसे सीधे लूँगी, खरीदूँगी, आई विल पे यू इमीडिएटली, उसी समय पेमेंट करेंगे, और फिर मैं डिसीजन करूँगी कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उसको लिया और मैंने यहाँ से ख़रीदा, और फिर दिल्ली के जो कॉलेजेस में मेले होते हैं उसमें मैं पहुँची, और बहुत सक्सेसफुल रहा, बिकॉज़ सबको लगा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहा है, गढ़वाल से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है, तो इतनी डिमांड बढ़ने लगी। तो वो छोटे छोटे चीज़ें करते करते ये हमने थोड़ा बहुत शुरू किया। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया उसने। भले ही उत्तराखंड एक सशक्त प्रदेश रहा है, और आज से नहीं सालों से सशक्त रहा है, और बहनों ने वहाँ की इकोनॉमी भी संभाली है, तो इसलिए मुझे लगा, सटली दिखा कि शायद उत्तराखंड में भी इसकी आवश्यकता है, तो मैं उसको लेकर भी घूमी। अब जब मैं घूम रही थी तो जाहिर है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो मेरे पिताजी के साथ जुड़े थे, बेटी होने के नाते वो मुझे मिलने आते थे। जब मुझे मिलने आते थे, शायद मुझे लगता है दिल्ली में किसी ने देखा होगा कि शी कुड बी अ कैंडिडेट, शी कुड, मतलब वो ये आ सकती हैं पॉलिटिक्स में। और जैसे आप बोलने का शौक़ था, मतलब सब जगह मैं बातचीत करती ही रहती थी लोगों से, तो अचानक से ये चीज़ हुई, और संगठन ने फिर ये निर्णय लिया कि आप चुनाव लड़ लीजिए। सो इट वाज एकदम सडन था, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई मेरे पेरेंट्स की ओर से या मेरे फादर की ओर से किसी तरह का कोई पुश नहीं था कि क्योंकि मैं हूँ तो तुम्हें भी आना है, इस तरह से नहीं था। इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। पर यस, हो सकता है मैं, क्योंकि गढ़वाल में मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम करते हुए लोगों ने देखा होगा, तो उस कारण से मुझे एक चांस मिला और जीत भी गई। तो जीत गई तो फिर वो पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। तो ये इस तरह से मेरा जो है राजनीतिक करियर शुरू हुआ। जी मैम, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा है कि अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप कोई भी अचीवमेंट बहुत आसानी से उसको आप पा सकते हैं। एक सवाल मैम मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, अब चूँकि आपका जो पारिवारिक इतिहास रहा है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वो राजनीति की रही है, पॉलिटिक्स की रही है, चूँकि आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे हैं। अब सपोर्ट भी आपको फुल मिला, अपने पेरेंट्स की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिला है, अपने इन लॉज हस्बैंड की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिला है, लेकिन फिर भी बीइंग अ वुमेन, क्या कभी कोई एक ऐसा चैलेंज आपके सामने आया कि मैं महिला हूँ और मैं राजनीति में आ रही हूँ, सुचारू रूप से इसमें जम रही हूँ, कुछ ऐसा आपको लगा कि कोई एक चैलेंजिंग फेस लाइफ में अभी तक आपको आया हो ऐसा? देखिए, महिला के लिए आज भी, आज के संसार में, मैं आज का भारत नहीं कह रही हूँ, मैं आज का संसार कह रही हूँ, द एंटायर वर्ल्ड, रोज़ चैलेंज होता है। और सिर्फ राजनीति में नहीं, हर एक फील्ड में महिला को चैलेंज होता है, क्योंकि आज भी समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसलिए हमारे लिए चैलेंजेस रहते हैं। राजनीति में दूसरी बार जीतने के बाद भी कभी कभी ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या आप ये कर पाएंगी, क्या ये आपसे हो पाएगा। तो चैलेंजेस तो रोज़ के रहते हैं, लेकिन हम चैलेंजेस को हेड ऑन लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी फितरत भी महिलाओं की होती है कि हम
100% नहीं, हम 200% चीज़ अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो चैलेंज है। उस 200% को करना कोई आसान नहीं होता है, लेकिन हम उस चैलेंज को लेते हैं। वो कुछ इनबिल्ट हम में शायद पावर है, इनबिल्ट में कुछ शक्ति है, कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके कारण हम इन चैलेंजेस को लेते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि अभी की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बदलाव आए हैं, खासकर संवाद की ट्रांसपेरेंसी और विकास पर केंद्रित राजनीति के संदर्भ में, आप क्या मानती हैं कि पहले की तुलना में अब राजनीति का दृष्टिकोण और कार्यशैली किस तरह बदली है? ऐसा है, देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बदलाव आया है। ट्रांसपेरेंसी हुई है, बहुत बड़ा डिस्कोर्स। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं इस बात को बहुत बार कहती हूँ, शायद पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद डिस्कोर्स चेंज हुआ है। और अब हम जब इलेक्शन में जाते हैं, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैंक, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आज जब राजनेता बात करता है, और मैंने भी अपने दोनों इलेक्शन लड़े, हमने डेवलपमेंट प्लैंक पे लड़े। और वो क्यों लड़ पाए? क्योंकि जो दूसरी चीज़ है, सिर्फ बोला नहीं गया है। प्राइम मिनिस्टर के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं, और वो हमसे भी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए हम भी अगर बोलते तभी हैं, सोच समझ के बोलते हैं। हवा में बात नहीं होती है, आपको प्रॉमिसेस नहीं दी जाती हैं। आज अगर कुछ चीज़ कही जाती है वो ज़मीन पर दिखती है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा शौचालय मिलेगा तो सब महिलाओं को शौचालय मिला। अगर उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में 500-500 रुपये लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के, बहनों के अकाउंट में जाएंगे, तो वो गए। पेंशन अगर उन्होंने कही तो वो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर महिला के नाम पर दी जानी है तो वो दी जाती है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट चेंज। मैं बता रही हूँ, ये एक इंस्पिरेशन है हम जैसे लोगों के लिए जो राजनीति में अभी अभी आए हैं। दिस इंस्पायर्स यू बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जनता को कोई ऐसी बात ना बोले जो हम नहीं कर पाते हैं, हम वही बोलना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। सो देयर इज़ अ कंप्लीट चेंज इन हाउ राजनीति अब जैसे हो गई है। आप जो कहेंगे वो करिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए। वर्गों में जो बांटा गया था राजनीति को, उसको ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। मैं अब केवल वोट बैंक नहीं हूँ, महिला बहन अब वोट बैंक नहीं है। हमें तो वोट बैंक माना गया था कि इसको चूल्हे चक्के में रखो, चौके में रखो, ना इसको शौचालय दो, ना इसको पानी दो, ना इसको बिजली दो, ना इसको शिक्षा दो, ना इसको घर दो, और वो चूल्हे चक्की में रहेगी। सारा बदलाव आया है इस डिकेड में। अगर आप देखेंगे, इतना ज़बरदस्त चेंज आया है, जहां हमारा सम्मान हमें वापस मिला है। शौचालय और गैस के चूल्हे और प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला के नाम से हमको सशक्त किया। दूसरी तरफ हमें एम्पावर किया जा रहा है इकोनॉमिकली। भाई देखिए, आप भी जानती हैं, दोनों बहनें हैं, कि जेब में पैसा ना हो तब तक कोई एम्पावरमेंट नहीं होता है। हम कितना भी बोल लें कि शिक्षा एमए करा दी, एमए करा दी, तो क्या पैसे तो है नहीं। तो आज समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। गांव की महिला वहीं सामान बनाकर अपनी हाटों से, जो महिलाओं के लिए हाट खोले जा रहे हैं, महिलाओं के लिए दुकानें खोली जा रही हैं, उसके माध्यम से वो मार्केट तक पहुंच रही है। देयर इज़ अ बिग चेंज, और हमको दिखता है, ज़मीन पे वो चेंज दिखता है कंप्लीट। मैं तो कहती हूँ 360 डिग्री डिस्कोर्स में चेंज हुआ है, और इसीलिए हम जैसे लोग इस राजनीति को कर पा रहे हैं और उसको इंजॉय कर पा रहे हैं, पैशनेटली कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव आया है। जी मैम, अब जैसे हम बदलाव की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर हम विकास की बात कर रहे हैं, तो मैम उत्तराखंड की राजनीति में जो विकास कार्य हो रहा है उसको लेकर तो आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आने वाले समय में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्राथमिकता के तौर पर आप देखती हैं कि इन चीज़ों को मुझे प्राथमिकता देनी है प्रदेश के विकास के लिए? देखिए, ऐसा है, मैं स्पीकर हूँ, तो मैं एज ए स्पीकर मैं विधानसभा की बात कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद कहना चाहूँगी, देखिए आपने भी देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने उनका कुछ स्पेशल लगाव है उत्तराखंड के साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 साल में। आप चाहे सड़कों को देखिए, ऑल वेदर रोड, आप कर्णप्रयाग रेल लाइन देखिए। सालों से उत्तराखंड चीख रहा था कि हमें एक ट्रेन दे दीजिए,
जो कि कर्णप्रयाग तक जाती हो ऋषिकेश से, वो नहीं मिल पा रही थी, वो हमें मिली। केदारनाथ की त्रासदी के बाद आज आप केदारनाथ को देखिए, कंप्लीट चेंज है और ज़बरदस्त सुंदर चेंज है। बद्रीनाथ का फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है, उसको और बढ़िया बनाया जा रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। टूरिज़्म बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, एम्स हम लोगों को यहाँ पे मिला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और मैं तो चाहूँगी एज स्पीकर, हम चाहेंगे कि हमारी विधानसभा में खूब अच्छे कानून आए। यूसीसी आपने देखा ही होगा, जो यूसीसी पास हुआ, पहला प्रदेश हमारा जिसने, छोटा सा प्रदेश गोवा में इंडिपेंडेंस से पहले था यूसीसी, लेकिन पूरे देश में पहला प्रदेश होना, यूसीसी को लेकर आना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया। बहुत आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम यूसीसी को पास करेंगे। वो इस प्रदेश के लिए नहीं, इस देश के हित का एक कानून है। उस पर कार्रवाई हुई, 2 साल तक खूब मेहनत हुई, लोगों के साथ चर्चा हुई, बहुत सारे लोग बैठे और उसके बाद कानून हमारे सदन से पास होके निकला। तो ऐसे अच्छे कानून जब पास होते हैं तो एक यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है कि हमारे समय में ऐसी चीज़ें हो पाई। अच्छा मैम, अगर हम पर्यटन की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार की बात हम प्रदेश में करें, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में संतुलन बैठाना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, खास तौर पर एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए? चुनौतीपूर्ण होता है, हर क्षेत्र के लिए होता है, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट की भी चिंता करनी पड़ती है। हम पहाड़ी प्रदेश हैं और पहाड़ की जो इकोलॉजी है, जो पहाड़ का इन्वायरमेंट है, वो बहुत अलग है किसी और स्टेट से, तो उसकी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन मैं देख रही हूँ धीरे धीरे, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो, चाहे वो बस आप घूमने फिरने आना चाहते हैं, बहुत सुंदर इलाके हमारे यहाँ, अच्छा उसका तालमेल हो रहा है। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, देखिए हमारे यहाँ होम स्टेज़ खोले जा रहे हैं। अब सरकार ने आई थिंक पिछले 10 साल में ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में, जहाँ ये निर्णय लिया गया कि हम होम स्टेज़ खोलेंगे और होम स्टेज़ के माध्यम से हम अपनी बहनों को, अपने भाइयों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट को इनकरेज किया गया। ऐसे अनगिनत योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं जिसमें हम संतुलन भी बैठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करेंगे। हमारे जो यंगस्टर्स हैं बहुत चिंता करते हुए, समन्वय बैठाते हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। जी, और शायद यही एक कारण है कि आजकल जो युवा है, न सिर्फ युवा बल्कि हर एक कैटेगरी का, हर एक एज ग्रुप का जो इंसान है, वो उत्तराखंड की वादियों में आना आजकल जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जी बिल्कुल, बहुत से लोग तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं। आई नो ऑफ यंगस्टर्स जो 40-42 साल में रिटायरमेंट लेके उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद बिजनेस करना और आसान है, अच्छे लोग हैं, अच्छा माहौल है, अच्छा इन्वायरमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई बहुत इशू नहीं है, देवभूमि है, तो इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा बहुत से लोग अब पसंद करते हैं कि हम आके यहाँ बिजनेस भी करें और उसके बाद यहाँ रहें भी। अच्छा मैम, जैसे आपने अभी जिक्र किया, देवभूमि उत्तराखंड को 25 वर्ष जो है वो पूर्ण होने को हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस के विषय में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। तो आपसे मैं चाहूँगी कि कुछ एक योजना आप हमें भी बताएं। ये देखिए, वो तो बार बार इस बात को कहते हैं कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक है, और उस के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर किस तरह से हर वर्ग को सशक्त किया जाए, यूनिवर्सल कवरेज की बात उन्होंने की है, जहाँ हर एक व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुँचें, सारी योजनाएं पहुँचें जो वो लाते हैं सेंटर से, जो आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि उत्तराखंड एक सशक्त राज्य बने, एक मजबूत राज्य बने, एक स्वस्थ राज्य बने, जहाँ और हमारे लोग आए। देवभूमि है, हम तो चाहेंगे ही कि यहाँ से जो संस्कृति बह के निकलती है वो पूरे देश में उसकी हवा बहे और लोग उस संस्कृति से सीखें, और हम अपने देश को 2047 में विकसित जब देखें तो उसमें उत्तराखंड की बड़ी भूमिका रहे।
अच्छा मैम, यमकेश्वर की हम बात करेंगे। यमकेश्वर से विधानसभा एमएलए के तौर पर विकास करने के लिए आपने क्या-क्या कार्य किए, क्या-क्या योजनाएं बनाई? मैं जब विधायक यमकेश्वर बनी तो सडनली हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अचानक मुझे टिकट मिला और मैं जीती। उसके बाद जब मैं जीती तो ये दिमाग में था, क्योंकि इलेक्शन से शायद 1 महीने पहले मैं पूरे यमकेश्वर में घूमी थी। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई, ख़ासकर सड़क को लेकर, कि मुझे सड़कों को बनवाना है। एंड फॉर्च्यूनेटली जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, करीबन 123 किलोमीटर सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीडब्ल्यूडी की अलग, मैंने वहाँ पर बनाई। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि गांव में कनेक्टिविटी नहीं थी। और मुझे बहुत से लोग, मुझे याद आता है जब मैं पहले पहुँची यमकेश्वर में, तो लोगों ने सोचा ये तो दिल्ली से आई हैं। मुझे खूब पैदल चलाया, और वो पहाड़ का खून कहाँ, हम तो पहाड़ी लोग, हमने कहा घुमाओ, कितना घुमाते हो, चलो। तो खूब चली, मैं इलेक्शन में खूब चली। लेकिन ये समझ में आ गया कि मैं तो चल ले रही हूँ, लेकिन गांव का आदमी वो गैस सिलेंडर कैसे लेके चढ़ता होगा, वो दुल्हन कैसे आती होगी ऊपर नीचे, बॉडीज कैसे ऊपर जाती होंगी, पेशेंट्स कैसे ऊपर नीचे करते होंगे। तो वो दिमाग में एकदम मेरे बैठा। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और 123 किलोमीटर में भारत सरकार से लाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। वो मेरे को बहुत खुशी उस बात की हुई कि मैंने वो कार्य वहाँ पर कर पाई, उस चीज़ को मैं कर पाई। और भी सड़कें हमने करवाई, कटवाई, और अच्छा लगता है ये सोचकर कि यमकेश्वर में मैंने ये कार्य किया। उसके अलावा पानी पर भी हमने काम किया, और क्योंकि तब तक प्रधानमंत्री का बिजली घर घर पहुंचने की भी शुरुआत हो गई थी, शौचालय मिलने की बात हो गई थी, उस पर भी हमने बहुत सारा लोगों तक पहुंचाई, चीज़ें पहुंचाई, पानी पहुंचाया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैं चुनाव लड़ने गई तो एक गांव में एक बच्ची मुझे मिली। उस बच्ची ने मुझसे वो नहीं आई मेरे पास, तो मैं समझी कॉलेज से, क्योंकि अभी टीचिंग छोड़ के आई थी, तो मुझे समझ में आया कि डिग्री कॉलेज का बच्चा है, वो कहेगा मैं क्यों जाऊँ नेता के पास, नेता है मेरे पास। तो मैं उसके पास पहुंची, मैंने कहा बेटा पानी पिलाओगी? उसने कहा नहीं, नहीं पिलाऊंगी। सो दैट वाज अ शॉकर। उत्तराखंड, भारत, पानी, मतलब पानी तो समथिंग, चाय पानी तो ऐसे ही चलती है। तो उसको भी फिर थोड़ा-सा लगा कि मैंने कुछ बोला। शी सेज़ पानी पिएँगी? मैंने कहा हाँ। तो कहती चलिए 6 किलोमीटर चलेंगे, हैंड पंप चलाएँगे, पानी भर के लाएँगे और फिर पानी पिएँगे। इन दैट 1 मिनट उस बच्चे ने मुझे ये समझा दिया कि महिला को पानी के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। और जब जल जीवन मिशन आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और आज उसके गाँव में पानी है, दैट गिव्स यू सैटिस्फैक्शन, उसमें खुशी मिलती है। नौनी को नौ एक हमारा चला पहाड़ में, बेटी का नाम, अब वो बेटी का नाम कहाँ लगेगा? पिताजी के घर के बाहर, उसके दरवाजे पे। कुछ नहीं था, छोटी सी चीज़ है, लेकिन उस बच्ची को जब मैं मिली, एक ऐसे ही चलते चलते मैंने कहा ये बेटा तेरा नाम है? तो बहुत खुशी, हाँ मेरा नाम है। तो कहती है कि एक दिन, ये तो पिताजी का घर है ना, एक दिन मैं अपने घर में भी ऐसा ही बोर्ड लगाऊंगी। सो इट इज़ नॉट अबाउट द बोर्ड। हमने उस बच्चे के मस्तिष्क में एक छोटा सा बीज डाल दिया कि बेटा ये हो सकता है, तुम ये अचीव कर सकते हो। दैट गेव मी सेटिस्फैक्शन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, करी। जो शुरुआती विधायक बने थे, बिल्कुल खूब जोश में आदमी आता है कि मुझे ये करना है, तो वो प्रयास किया, वो हुआ, वो चीज़ें हम कर पाए। कोरोना में बहुत मेहनत की। मैं भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी थी, एंड जो संस्कार पार्टी से मिलते हैं, जनता फर्स्ट, सेवा करनी है। मेरे बेटे को कोरोना था, लेकिन मैं ज़मीन पर थी। मैं तो क्या थी, आपको मैं अगर किस्से सुनाऊंगी उस वक्त, क्या मतलब, देखिए पार्टी आपको कितना इंस्पायर करती है और कितना आपको संस्कार देती है। मेरी जो बहनें थीं, उन्होंने बड़े बड़े बर्तन खुद मले, गैस के चूल्हों पे चढ़ा, खाना बंटता था, पैकेट्स के पैकेट्स हम लोग खाना बांटते थे। मास्क हम लोगों ने बनाया, लोगों ने अपने घरों में अपनी चद्दरों से
कितनी चीज़ों से चीज़ें की, संस्कार, दैट गेव मी सेटिस्फैक्शन कि अगर राजनीति में आए हैं तो हमने कुछ किया। तो 5 साल वहाँ से ऐसे बीते। उसके बाद फिर मैं कोटद्वार पहुँची। कोटद्वार 12 दिन पहले पहुँची और ईश्वर की कृपा रही, सिद्ध बली बाबा की कृपा रही, आई वन। जब वहाँ जीत के आई तो वहाँ पर भी एक नया प्रयास किया। मैंने कहा 41 नंबर कोटद्वार है, 41 पॉइंट्स अपने मैंने दिए, 41 पॉइंट्स आई सेड ये मैं पूरे करूँगी। और उसमें बताते हुए आपको खुशी है, कुछ नहीं हो पाए हैं लेकिन कुछ हुए हैं और मैक्सिमम हुए हैं। उसमें से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मानती हूँ मैं, वो मेरा केंद्र विद्यालय है। जो केंद्र विद्यालय आज संचालित हो गया है, 3 साल मैंने उस पर कड़ी मेहनत की, लेकिन क्योंकि शिक्षिका रही हूँ, मुझे पता है शिक्षा का महत्व। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, अपने सांसद अनिल बलूनी जी का, अपने मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री वो ज़मीन फ्री में केंद्र विद्यालय को नहीं देते तो ये केंद्र विद्यालय नहीं होता। तो सबकी बहुत ज़बरदस्त प्रयास से ये हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कोटद्वार के लिए है कि मैं इस चीज़ को कर पाई। उसके अलावा बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हमने डिग्री कॉलेज में हॉस्टल शुरू किया है। गाँव की बच्चियाँ आती हैं तो रहने के लिए समस्या होती है, सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, फिर पेरेंट्स भी थोड़ा घबराते हैं। तो एक हमने डिग्री कॉलेज में लड़कियों के लिए हॉस्टल किया है। उसके अलावा और बस स्टैंड ठीक हो रहा है। हमारा 1885 का जो रेलवे स्टेशन है, आदरणीय सांसद जी और प्रधानमंत्री जी की वजह से उसको फिर से ठीक ठाक रेनोवेट किया जा रहा है, उसको अच्छा किया जा रहा है। एक अगर आपको बताना चाहूँगी, मेरा जो कोटद्वार है उसको हम कण्व नगरी भी कहते हैं, कण्व आश्रम भी कहते हैं। वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मालन नदी है, मालिनी जिसे हम कहते हैं, मालन नदी है, और वहाँ पर ऋषि कण्व रहते थे। उनके आश्रम में शकुंतला रहती थी। तो दुष्यंत आए थे और उनके जो बेटा भरत है वो वहाँ पैदा हुआ था, और वह उससे उस नाम से, भरत, राजा भरत के नाम से भारत जाना जाता है। तो मैं उस जगह से आती हूँ, कण्व नगरी से आती हूँ, कण्व आश्रम की धरती से आती हूँ, उस मिट्टी से आती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे गढ़वाल का द्वार है, कोटद्वार, वो अब इस नाम से जाना जाए, इस चीज़ से जाना जाए कि भारत जो आज हम जानते हैं वो उस राजा भरत के नाम से है, जिनकी जो पैदा कोटद्वार की धरती पर, कण्व नगरी की धरती पर हुए थे। तो एक और ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें और की हैं। पानी का हम काम कर रहे हैं, ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम कर रहे हैं, एंड इट इज़ बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपने जो जॉब प्रोफाइल मेरी है, जो काम करने के लिए मैं निकली थी, समाज में कुछ अच्छा करने निकली थी, वो मैं कर पा रही हूँ। और मुझसे ज़्यादा मेरी माँ इस बात की बहुत चिंता करती है कि अगर तुम्हें ये जिम्मेवारी मिली है तो तुम इसमें क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। सो जो संस्कार घर से मिले हैं, अपने पिता से मिले हैं, माँ से मिले हैं, और जो संस्कार पार्टी से मिले हैं कि आपको उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है जिसको आपकी ज़रूरत है। हमें पायदान पे, जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, वहाँ तक पहुंचना है। तो उस चीज़ को पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी बिल्कुल फेल हो जाते हैं, लेकिन घबराते नहीं हैं। सैनिक की बेटी हूँ, फिर खड़ी होती हूँ और फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, विधायक का जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने बिना विधायक के भी प्रयास किया कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। अब एज दिस प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि मैं समाज में फ़र्क करने का प्रयास जब करती हूँ तो कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाती हूँ। तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़रूर है। अच्छा मैम, कोटद्वार को लेकर आगे आने वाले जो 1.5 साल हैं उसको लेकर आपका क्या विजन है डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, ऐसा है, एक तो जो हमारा पानी का काम चल रहा है वो अगले 50 साल के लिए हमने इस तरह की योजना बनाई है एडीबी के माध्यम से कि वो नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए जो पॉपुलेशन का वहाँ इंक्रीज़ होगा उसको देखते हुए हमने वो काम किया है, जहाँ हम 24/7 पानी देंगे, मीटर्ड पानी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ एसटीपी का हमारा एक इशू हुआ था, जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो भी
नेक्स्ट 30 इयर्स तक के लिए जो अभी बनने जा रहा है, वो अगले 30 साल तक हमारा प्रयास है कि वो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ वो उसका यूज़ हो पाएगा। साथ ही साथ देखिए ब्रिजेस की डिमांड होती है कि एक पुल और मिल जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर बात करें तो पुलों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, रोड्स का इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा सा और हो जाए, जो हमारी छोटी बड़ी रोड्स हैं उनको और हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, स्कूलों को और कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, हमारा डिग्री कॉलेज है उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स अभी हमारी चल रही हैं जिसमें जहां एक तरफ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के सोच रहे हैं, साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे सशक्त कर पाएँ। एक प्रपोज़ल हमने ये भी रिक्वेस्ट की है उत्तराखंड सरकार को कि पीजीआई चंडीगढ़ का जिस तरह होता है इस तरह से एक पीजीआई हमको कोटद्वार में भी दिया जाए, ताकि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उस पर हम लोग वो कॉलेज हमें मिले। इसके लिए मैं ने सांसद जी से भी आज बात की है एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव। फाइनेंस मिनिस्टर से भी मैं गई थी कि अगले 16वें वित्त में जो है उसमें अगर आप इसको कर सकें तो कोटद्वार ही नहीं पूरा उत्तराखंड एंड इनफैक्ट दैट इंटायर नॉर्थ जो हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, सबको उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरह का प्रयास है कि हम चीज़ों को डेवलप करें। एक मेरे यहाँ लाल ढांग चिल्लर खाल का भी बहुत बड़ा इशू काफ़ी सालों से चल रहा है, उसको भी प्रयास है कि सॉर्ट आउट हो जाए। उससे फ़ायदा ये है कि हमें फिर यूपी नहीं जाना पड़ता है, विद इन उत्तराखंड हम लोग ट्रैवल कर ले सकते हैं। और दूसरा वो फिर हमारे लिए सिर्फ 40 मिनट हरिद्वार वहाँ से हो जाता है, तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके सांसद जी, मैं, हमारे मुख्यमंत्री जी मिलकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे और कोटद्वार के लोगों के लिए थोड़ा सा और ईज़ हो जाएगा इन चीज़ों से। सो छोटे छोटे बड़े बड़े प्रयास करें। जैसे मैंने कहा केंद्र विद्यालय हमने शुरू करवाया है, एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम देने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पैरामेडिकल का भी वहाँ पर हमारा जो SGRR करके एक इंस्टीट्यूट है उन्होंने वहाँ पे खोला है। तो छोटे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लोगों के जीवन को सरल कैसे कर पाएँ, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा प्रयास ये है, देखिए कोटद्वार जो है वो गढ़वाल का द्वार है। ऊपर थोड़ा सा ऊपर आप चले जाएंगे तो लेंसडाउन है। तो अगर कोटद्वार को भी हम टूरिज़्म के लिए किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इस पर भी ध्यान है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, कोटद्वार एक समय में बद्रीनाथ के लिए मार्ग कहा जाता था, बद्रीनाथ के लिए भी लोग यहाँ से जाते थे। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की थी कि क्योंकि ऋषिकेश की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत भीड़ हो जाती है, तो एक रास्ता जो है वो कोटद्वार के तरफ से भी हो सकता है। और उन्होंने उस बात को अप्रिशिएट किया था। उसके बाद एक हमने ये भी कहा था कि अगर हमें एक हेलीपैड मिल जाता है वहाँ पर, जिसके लिए थोड़ा सा इशू लैंड का हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हम फॉरेस्ट से कवर्ड है, दूसरी तरफ यूपी है, तो इसलिए ज़मीन का कुछ समस्या हो रही है। नहीं तो एक हेलीपैड भी अगर हमें मिले तो फिर टूरिज़्म पर्टिकुलरली फॉर दिस साइड ऑफ यूपी आसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिद्धबली बाबा का बहुत बढ़िया हमारे पास मंदिर है, और बताना चाहूँगी जो अभी हमारी नई NH बन रही है, बिजनौर से जो चौड़ीकरण हो रहा है, उससे टूरिज़्म और बढ़ेगा। कुछ हमारे पास GMVN के गेस्ट हाउसेस हैं जो कि कुछ कारणों की वजह से नहीं ठीक से चल पाए हैं। मेरी उनकी उस पर भी बातचीत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो PP मोड पर दे दिए जाएंगे, जिससे हम टूरिस्ट को इनकरेज कर पाएंगे। और हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ कण्व आश्रम है, और कण्व आश्रम को इसीलिए हम सबका प्रयास है, सांसद जी से भी बात हो रही थी, उनका भी यही प्रयास है कि इसको हम किस तरह से प्रदेश के और देश के पटल पे ला पाएँ और लोगों को बता पाएँ कि कोटद्वार कण्व नगरी जो है वो बहुत कल्चरली रिच है और यहाँ तक हमें आना चाहिए। लेकिन उसको हम धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम एक बढ़िया पार्क बनाने जा रहे हैं कण्व आश्रम के लिए, जिसमें राजा
राजा भरत की एक बड़ी मूर्ति हम लोग लगाएंगे। सो प्रयास पूरा कर रहे हैं कि टूरिज़्म का सेंटर अगर ना भी बने, लेकिन वहाँ से टूरिज़्म हो, वहाँ से लोग ट्रैवल करें, वहाँ से लोग जाएं, कड़म आश्रम देखें, सिद्धबली बाबा देखें, हमारा देवी मंदिर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो लोग देख सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, एंड आई होप कि अगर 1.5 साल में नहीं भी हों, हम उसको पाइपलाइन में डाल दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को अगर आप पाइपलाइन में डाल देते हैं, आज नहीं तो कल वो चीज़ें होती हैं। तो वो ऐसे छोटे प्रयास मैं कर रही हूँ, एंड आई एम होपफुल कि कुछ सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात मैम आपने समझाई है हमें। अच्छा मैम, वो पल मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो मोमेंट आपसे मैं समझना चाहूँगी, जब ये अनाउंस हुआ कि उत्तराखंड विधानसभा की आप पहली महिला स्पीकर आप नियुक्त हो गई हैं। तो वो क्षण कैसा था? उस वक़्त आपके जो मन में अनुभूति थी, वो किस तरह की थी? देखिए, ऐसा है, मैं अभी दूसरी बार जीत के आई हूँ, और इतनी जल्दी इतना बड़ा पद, इतना सम्मानित पद मिलना काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। इट वाज़ मतलब शॉकिंग ही था कि मुझे एकदम से स्पीकर बनाया जा रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी था, घबराहट भी थी, क्योंकि राजनीति में तो मैं नई थी ही, साथ ही साथ सदन में भी एक ही बार मैंने सदन देखा था, तो इसलिए सरप्राइजिंग था। और जैसे मैंने कहा, उसके बाद अच्छा भी लगा, जैसे जब लोगों ने कहा कि आप पहली स्पीकर हैं, विमेन स्पीकर ऑफ उत्तराखंड हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, मैं एक 2 नंबर का सवाल तो बनी गई हूँ अब। जनरल नॉलेज में हर कभी ना कभी तो ये सवाल आते ही रहेंगे कि आप भाई कौन है पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड की। मैंने कहा हाँ, तो फिर देन आई फर्स्ट इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ उस वो जब पता चला, या इट डॉन्ड ऑन मी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, बहुत बड़ा सम्मान मुझे मिला है, पहले तो स्पीकर, उसके बाद पहली महिला स्पीकर। तो चैलेंज भी था, अच्छा भी लगा, सरप्राइजिंग भी था, और एक सोच भी थी कि जब मैं बनी हूँ अब स्पीकर, तो मुझे अपने दायित्व को ईमानदारी से और अच्छे से निभाने का पूरा प्रयास भी करना होगा। मैम, क्या ऐसा वो कौन सा ऐसा पल था, ऐसा कौन सा टाइम था, वो ऐसा कौन सा मोमेंट था आपकी पॉलिटिकल जर्नी का जो आपके दिल के सबसे करीब है? कोई ऐसा टाइम जो आपको आज भी सोचकर खुशी देता हो? जैसे आपने बताया कि आप पहली महिला स्पीकर बनी, क्या वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था आपके लिए? सी, इट इज़ अ प्राउड मोमेंट। मेरे पिताजी आर्मी से जनरल रिटायर हुए, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने, और अपने पिताजी के शूज़ तो हम नहीं पहन सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन प्रयास करते रहते हैं, और अच्छा लगा कि मेरी शायद पहले बार की जो विधायक उन्होंने देखी होगी किस तरह से इनकी कार्यशैली रही है, किस तरह से ये कार्य करती हैं, शायद उसका भी कुछ प्रभाव रहा होगा, इसलिए मुझे स्पीकर बनाया गया। और मैं जैसे कह रही हूँ, पहले तो बहुत ही शॉकिंग था, मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आपको एकदम से स्पीकर बना दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था फॉर मी कि एक महिला को चुना गया है स्पीकर बनने के लिए। तो मुझे एकदम से याद आया सुमित्रा महाजन का, हमारी मीरा कुमार थी। सो इट यू फेल्ट गुड कि हम को भी अब ये मौके दिए जा रहे हैं, ऐसे पदों पे बिठाया जा रहा है जहाँ हम कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। मैम, बतौर स्पीकर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जब आप सदन में आती हैं तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है एज ए स्पीकर? देखिए, सदन की गरिमा को रखना मेरा काम है। अगर मुझे ये दायित्व दिया गया है, सदन बिल्कुल सही तरीके से चले, उसकी गरिमा रखें, डिसिप्लिन्ड तरीके से चले, वहाँ किसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो, कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे कि उसकी गरिमा को ठेस पहुँचे। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि सदन में जब हमारे विधायक साथी पहुँचे, हमारे मंत्री पहुँचे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी का टेम्पल है, वो मंदिर है, तो इसलिए उस मंदिर की गरिमा को पूरी तरह से रखना मेरा दायित्व है।
मेरा कर्तव्य है और मैं सुनिश्चित करती हूँ और पूरा प्रयास करती हूँ ईमानदारी से कि मैं उसे करूँ। जी। मैम, एज़ अ स्पीकर विधानसभा के अंदर काम की जो प्रक्रिया है, जो कार्यशैली है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपने बहुत सारे नए-नए प्रयोग किए हैं। तो उनके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ। जी श्योर। जब मैं विधायक बनी 2017 में, तो मुझे और मेरी महिला साथियों को सबसे ज़्यादा पहले दिक्कत हुई कि हम बैठे कहाँ? हमें बैठने की जगह नहीं मिलती थी, तो हम कभी कहीं भटकते थे तो कहीं। तो जब मैं स्पीकर बनी, पहली चीज़ मैंने कहा कि विधायकों के लिए ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स हो सकती हैं और भी कोई ऑफिसर हो सकती है, बैठने की एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर हम बैठ सकें, अपना भोजन कर सकें और साथ ही साथ अगर कोई डिबेट में आपको कुछ तैयारी करनी है उसका कर सके। तो फर्स्ट थिंग, जो मैं बनी तो मैंने एक कमरा तैयार किया जहाँ महिला विधायक, महिला अफसर आकर आराम से बैठ सकें। उसके बाद मेरे मन में था कि मैं एक अच्छी लाइब्रेरी दूँ। जब आप डिबेट्स को में भाग लेना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि पहले बजट में क्या बात की, किसने अच्छे भाषण दिए, हमारे पुराने नेता किस तरह से भाषण देते थे, किस तरह से लिखते थे, किस तरह से बोलते थे, तो मैंने अपनी लाइब्रेरी को दोबारा से पूरी तरह से उसको नया बनाया, डिजिटल किया। उसके बाद मैं भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपनी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने जो हम नेवा किया, हमने डिजिटल अपना विधानसभा, पहले देहरादून और उसके बाद गैरीसैंण भराड़ीसैंण को हमने जो डिजिटल किया, उसमें हमें फंड दोनों जगह से मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिले और उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी मिले। और उसके बाद हमने अपनी जो सदन है, दोनों सदन हमने डिजिटल किए। साथ ही साथ जो हमारे 2000 से कार्रवाई होती चली आ रही हैं सदन में, इतने सालों में 25 साल होते हैं, उसको भी हमने डिजिटाइज़ किया है। उसके बाद थोड़ा सा रेनोवेशन किया, थोड़ा सा और चीज़ों को ठीक किया और शायद वो महिला का टच देने का भी प्रयास किया कि चीज़ें थोड़ी और अच्छी हो जाएं। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें की हैं मैंने। जो हमारा भराड़ीसैंण में विधानसभा है, उसमें इको की भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए IIT रुड़की से बात करके उसको भी सॉर्ट आउट किया है। सो छोटी छोटी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हमारी विधानसभा है उसकी गरिमा, उसकी जो सुंदरता है, जिस कार्य के लिए उसका निर्माण हुआ है, उसको हम अच्छे से कर पाएँ। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं मैंने विधानसभा में की हैं। अच्छा मैम, विधानसभा सत्र के दौरान कोई ऐसा ख़ास पल या कोई ख़ास सत्र रहा है जो आपके लिए बहुत ख़ास हो या फिर हमेशा के लिए यादगार बन गया हो? देखिए, हर सत्र मेरे लिए खास रहता है और हर सत्र में चैलेंजेस आते हैं एंड यू लर्न ऑन द जॉब। जैसे जैसे चीज़ें होती हैं आप उसमें सीखते हैं और उसमें प्रयास करते हैं कि आपसे कुछ इस तरह का कार्य ना हो जिससे सदन की जो गरिमा है उसको किसी तरह से वो घटे या कम हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मुझे हेडमास्टरनी भी कहते हैं, क्योंकि मोबाइल बजा तो मैंने कहा मोबाइल सदन में नहीं बजना चाहिए, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। हम कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, आचरण हमारा कैसे है, हम कैसे चल रहे हैं, इन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो एवरी डे हर सत्र मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, हर सत्र में अपना एक आनंद होता है और हर सत्र से कुछ ना कुछ सीख कर हम लोग निकलते हैं। सो हर एक सदन मेरे लिए जो है सत्र जो है वो स्पेशल ही रहा है। जी। और मैम, विधानसभा सदन के अंदर जो वोटिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर होता है या मैनुअली वोटिंग को देखिए, सपोर्ट किया अभी जाता तक है? तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से हुई नहीं है, इट इज़ जस्ट वॉइस वोट। और अभी हमारे यहाँ मैनुअल ही है और अभी तक हमारा जो भी मेरे समय में मैंने देखा है 17 से वॉइस वोट पर होता है। आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने जब वो उत्तराखंड आए थे, उन्होंने एक शोध संस्थान भी उत्तराखंड की सदन को दिया था। और जब मैं 22 में स्पीकर बनी तो उसको मैंने दोबारा से रिवाइव किया और उसको रिवाइव करने के बाद ये प्रयास रहा कि उसमें रिसर्च, स्टडी और ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो शुरू हुआ है और ख़ासकर पॉलिसी रिसर्च के लिए, तो उस पर हमने कार्य करना शुरू किया और एक MOU साइन हुआ है। अभी हमारी एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, उसके साथ हम लोगों ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत
पहला काम जो हम करने जा रहे हैं वो पानी पर है कि जो रेन वाटर है उसको किस तरह से हार्वेस्ट किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं। खासकर हमारे जो हैंडपम्प्स सूख जाते हैं उनको किस तरह से दोबारा से रिवाइव किया जाए। इसके अलावा मैंने एक और छोटा सा कार्यक्रम का प्रयास किया। चमोली ज़िले में हमने जो वहाँ के कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चों को सदन बुलाकर भराड़ीसैंण में उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और उनको हमने टॉपिक्स दिए, उत्तराखंड के टॉपिक्स दिए, फ्रॉम फोकलोर मतलब संस्कृति से लेकर खान पान से लेकर पॉलिसीज़ पे क्या वो सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में, किस तरह का उत्तराखंड वो अगले 25 साल में देखना चाहते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म दिया एंड विच इज़ वेरी सक्सेसफुल। बच्चों ने अपने व्यूज़ अपने विचार बहुत अच्छे से रखे। तो एक ये भी एक संस्थान मैंने शुरू किया है एंड आई एम होपिंग कि रिसर्च के माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आएंगे और चाहे वो पॉलिसी पर, चाहे एनवायरनमेंट पर, इकोलॉजी पर, जिस पर भी वो रिसर्च करेंगे उस रिसर्च के पेपर्स को हम सरकारों को भेज पाएँ और उससे अगर कोई इनपुट मिलता है फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी तो वो उसको यूज़ करें। क्या एक आम जनता, एक आम नागरिक विधानसभा के अंदर आ सकता है? यदि आ सकता है तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर आपको सदन के अंदर आना है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीत कर आना होगा। आप गैलरी में ज़रूर आ सकते हैं, गैलरी में आप बैठकर प्रोसेस ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन अगर सदन के अंदर आना है तो एक ही तरीका है और वो है वोट। आपको जीतना होगा और जीत कर फिर अंदर आना होगा। वाकई में मैम, और जिस तरह से आपने सारी बातें बताई हैं, योजनाएं बताई हैं, निश्चित तौर पर उत्तराखंड को बुलंदियां छूने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अच्छा मैम, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगी और ये सवाल होगा विधानसभा सदन के बारे में। सदन में जब सत्र चल रहा होता है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब विधानसभा के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, ऐसा है, विधानसभा तो बंद रहती है लेकिन हमारा जो बाहर का काम है, मैं क्योंकि विधायक भी हूँ कोटद्वार की, तो वो एक मेरी वो भी चिंता रहती है। लेकिन साथ ही साथ विधानसभा के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं। एक हमारा विधानसभा सचिवालय है, तो उसके तहत हम लोगों के जो बाकी के काम होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो मिनिस्टर्स को भेजने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट्स को जाते हैं, एक्ट्स हैं वो हमारे पास आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको करनी होती हैं जो विधानसभा सत्र जब नहीं चल रहा होता है तब हम उन चीज़ों को करते हैं। मैम, आज जो आपका ओहदा है, जो पद है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप किसको अपना प्रेरणा मानती हैं, प्रेरणा का स्रोत मानती हैं? देखिए, ऐसा है, मैं एक ऐसे उत्तराखंड से आई हूँ, आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने आज से नहीं 1970 के दशक में बहुत सशक्त महिलाओं को देखा है। मेरी जो दादी थी वो फ्रीडम फाइटर थी और मैंने इतनी सशक्त महिला कम ही देखी हैं। मेरी नानी भी और दादी भी दोनों की दोनों महिलाएं जो थीं वो समाज के लिए, परिवार के लिए मतलब इट इज़ अमेजिंग कि वो क्या क्या कर सकती थी या उन्होंने क्या किया। 1960 के दशक में मेरी बुआएं वनस्थली से पढ़ी, विदेश गई पीएचडी करने के लिए इन 60s। तो हमने बहुत ज़्यादा सशक्त महिलाओं को देखा है। मैंने कभी अपनी दादी से ना अपनी नानी से ये सुना है कि ये तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो। सो वो चीज़ें कूट कूट के भरी गई हैं। उत्तराखंड में जब मैं आती थी, आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक महिला को हल चलाते हुए देखा है। तो मेरे लिए तो कॉमन जो लोग थे उनको देखकर इतनी ताकत मिलती थी और हम लोग सशक्त बनते थे, क्योंकि आसपास जो देखते थे वो एनर्जी इस तरह की दिखती थी कि जिसमें महिलाएं अपने में बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं समाज के लिए भी, केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी अच्छा कर रही हैं। तो इसलिए आई थिंक माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय मदर, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, और मेरी मदर इन लॉ, व्हाट अ वंडरफुल लेडी। शी वाज नॉट एजुकेटेड, लेकिन तीनों बच्चे उनके ज़बरदस्त, और फिर बहुओं को, बड़ी बहू को भी और मुझे भी इतनी आज़ादी, इतना कंफर्ट, इतना आगे बढ़ने की प्रेरणा
कि तुम घर छोड़ो, घर तुम्हें नहीं देखना है, मैं देखूंगी. सो यू नो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, दैट वो थॉट. तो आई थिंक इट इज़ दीज पीपल हु हैव रियली इंस्पायर्ड मी कि आप लाइफ में अच्छा करो, ईमानदारी से करो, और अपनी ताकत को समझो. इसके अलावा अगर आप कहें, जैसे मैंने आपको बोला, जब मैं राजनीति में नहीं थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया था वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था. दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि मैं गढ़वाल में क्यों घूमी. भले ही गढ़वाल में मैंने सशक्त महिलाओं को देखा था, लेकिन सटली यहाँ पर भी जो जेंडर बायस था वो होने लगा था. तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को बढ़ाया कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना चाहिए, वो एक इंस्पिरेशन था. साथ ही साथ देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ गढ़वाल के लिए की, ऑफ कोर्स मैं नहीं कह सकती हूँ बाकी स्टेट्स में भी बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन गढ़वाल के लिए जिस तरह से उन्होंने लाल किले के प्राचीर से शौचालय की बात की, जैसे उन्होंने गैस के चूल्हे की बात की, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला के नाम की बात की. देखिए, गैस का चूल्हा हो सकता है 4,000 रुपये का हो, लेकिन मेरी महिला के लिए वो धुएं से बचने का, उसकी जो लंग्स ख़राब होते थे, जो तबीयत ख़राब होती थी, उससे बचने का एक बहुत बड़ा साधन था. साथ ही साथ शौचालय भले ही 12,000 रुपये का है, लेकिन देखिए उससे सम्मान वापस मिला हमारी महिलाओं को. सो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से ही शायद हम लोग राजनीति कर रहे हैं. खासकर मैं तो 2017 में आई, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए रहे हैं. और जिस तरह से उन्होंने कोरोना में काम किया, जिस तरह से उन्होंने देश को, मतलब सारे देश बर्बाद हो रहे थे, लेकिन उस वक्त अपॉर्चुनिटी ही, जो परेशानी थी उसमें भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी करी. सो ही हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन. मेरे लिए नहीं, सभी बहुत से लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन रहे हैं. लेकिन मैं भी ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने बच्चियों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया, ही इज़ ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा मैम, आजकल जो प्रदेश की जो हमारी युवा महिलाएं हैं, वो आपको देखकर उनके अंदर एक जोश आ जाता है राजनीति में आने का. वो भी आपको देखकर प्रेरणा लेती हैं, सीखती हैं आपसे बहुत कुछ, और उनका रुझान देखा गया है राजनीति की तरफ. वो आना चाहती हैं राजनीति में. तो ऐसी जो युवा महिलाएं हैं जो राजनीति में अपने कदम जमाना चाहती हैं, पैर जमाना चाहती हैं, आप उनको कौन सी ऐसी 3 मेजर राय है जो आप उनको देना चाहेंगी? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, आपको इसको करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, और कड़ी मेहनत करने की आप में ताकत होनी चाहिए. बिकॉज़ आसान काम नहीं है राजनीति. आप अगर एक डॉक्टर हैं तो शायद 8 बजे के बाद अपना क्लिनिक बंद कर सकते हैं. एक राजनेता बंद नहीं कर सकता है. उसका फ़ोन, उसका काम 24/7 चलता है, तो उसको काम करना होता है. बहुत अच्छी जगह है राजनीति में. यंगस्टर्स को आना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, बिकॉज़ वी कैन मेक अ डिफरेंस. हम फ़र्क ला सकते हैं समाज में. हमको अगर पदों पे बैठाया जाएगा, वी कैन मेक अ डिफरेंस. तो आना चाहिए. इट्स अ गुड प्लेस, अच्छी जगह है. चीज़ें बदल रही हैं, नए तरीके की राजनीति अब देखने को मिल रही है. तो मुझे लगता है महिलाओं को आना चाहिए, यस. लेकिन जैसे मैंने कहा, सहन शक्ति होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, और लॉन्ग रन. आपको इसमें समय लंबा लग सकता है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहती हैं वहाँ पहुँचने में, तो वो आपको रियलाइज़ करना चाहिए. मैम, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ऐसी कोई खास योजना जो आप लेकर आना चाहती हैं उनके लिए? देखिए, मैं तो चाहूँगी, लेकिन आप देखिए, आप पिछले समय को उठा के और आज का समय देखिए. मैं बहुत सशक्त प्रदेश से आती हूँ, जहाँ महिलाओं को बहुत ताकत है, बहुत पावर है. हर घर में एक सैनिक है, और उस सैनिक के पीछे वो जो पत्नी है, जो माँ है, जो बेटी है, वो घर संभालती है. पति तो या बेटा तो चला गया बॉर्डर में, वो देश संभाल रहा है, वो देश के लिए लड़ रहा है. पीछे आज से नहीं, 1963 में मेरे पिताजी ने पहली लड़ाई लड़ी होगी, फिर 65 में लड़ी, फिर 71 में लड़ी. हमने ये देखा है कि
महिला पीछे से अपना घर संभालती है और समाज को भी संभालती है। तो आई कम फ्रॉम, हम आते हैं जहाँ बहुत सशक्त मैंने महिलाओं को देखा है। उसके बावजूद ये भी देखा है कि 50 साल की उम्र में मेरी नानी का निधन हुआ, क्योंकि बुरादा लकड़ी का जो सॉडस्ट होता है उसमें खाना बनाती थी, वो फूक फूक के बनाती थी और लंग्स खराब हुए। उसके पास 4,000 रुपये का गैस का चूल्हा नहीं था। तो जब ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हुई हमको, चाहे वो चूल्हा मिला, चाहे वो शौचालय मिला, उससे मेरा सम्मान मुझे वापस मिला। लेकिन जब ये निर्णय किया गया कि अब इनको पदों पर भी बैठाना है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम पंचायत चुनाव में 50% का रिजर्वेशन बहनों को देंगे। आज आप देखिए कितनी बहनें प्रधान हैं, कितने हमारे पास प्रमुख हैं, कितनी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें हुई हैं। आज स्पीकर है, तो हमारा जो सम्मान बढ़ा है, जो एक डायरेक्शन रहा है, सम्मान मिलने के अलावा, सशक्त बनाने के अलावा, ऐसे पदों पर बैठाना जहाँ वो निर्णय ले सकती है। सो देयर हैज बीन अ ग्रेट चेंज vis-a-vis women in this state. अच्छा मैम, अगर हम पर्यटन की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार की बात हम प्रदेश में करें, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में संतुलन बैठाना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, खास तौर पर एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए? चुनौतीपूर्ण होता है, हर क्षेत्र के लिए होता है, खास तौर पे पहाड़ी क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट की भी चिंता करनी पड़ती है। हम पहाड़ी प्रदेश हैं और पहाड़ की जो इकोलॉजी है, जो पहाड़ का इन्वायरमेंट है, वो बहुत अलग है किसी और स्टेट से, तो उसकी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन मैं देख रही हूँ धीरे धीरे, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो, चाहे वो बस आप घूमने फिरने आना चाहते हैं, बहुत सुंदर इलाके हमारे यहाँ, अच्छा उसका तालमेल हो रहा है। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, देखिए हमारे यहाँ होम स्टेज खोले जा रहे हैं। अब सरकार ने आई थिंक पिछले 10 साल में ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में, जहाँ ये निर्णय लिया गया कि हम होम स्टेज खोलेंगे और होम स्टेज के माध्यम से हम अपनी बहनों को, अपने भाइयों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट को इनकरेज किया गया। ऐसे अनगिनत योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं जिसमें हम संतुलन भी बैठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करेंगे। हमारे जो यंगस्टर्स हैं बहुत चिंता करते हुए, समन्वय बैठाते हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। जी, और शायद यही एक कारण है कि आजकल जो युवा है, न सिर्फ युवा बल्कि हर एक कैटेगरी का, हर एक एज ग्रुप का जो इंसान है, वो उत्तराखंड की वादियों में आना आजकल जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जी बिल्कुल, बहुत से लोग तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं। आई नो ऑफ यंगस्टर्स जो 40-42 साल में रिटायरमेंट लेके उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद बिजनेस करना और आसान है, अच्छे लोग हैं, अच्छा माहौल है, अच्छा इन्वायरमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई बहुत इशू नहीं है, देवभूमि है, तो इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा बहुत से लोग अब पसंद करते हैं कि हम आके यहाँ बिजनेस भी करें और उसके बाद यहाँ रहें भी। मैम, आपके निजी जीवन में, और जैसा कि आप बताया आपने कि आपके पिताजी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन आपने कभी प्लान नहीं किया था कि आप भी इस फिल्म में आएंगी। तो जब अचानक से ये जिम्मेदारी आई, तो आप अपने पर्सनल लाइफ और पब्लिक रोल को कैसे बैलेंस करते हैं? महिलाएं ना मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती हैं और मल्टीटास्किंग हम इतना बढ़िया करते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ महिलाओं में यह है कि हम हर चीज़ 200% करते हैं। वो अच्छा या बुरा उसका तो डिस्कशन हो सकता है। और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। आज भी मैं अपना किचन नहीं छोड़ती हूँ। तो मल्टीटास्किंग में उस्ताद हैं। तो आई थिंक हम बहुत, वी आर वेरी गुड एट इट। स्पेशल पावर्स वो ईश्वर ने दे रखे हैं कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे अपनी घर से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। मेरी मदर इन लॉ अब नहीं है वो, लेकिन मुझे याद है जब मैंने उनसे पूछा कि मैं घर कैसे छोड़ूंगी, क्या, इसे तुम चलो जाओ, अपना सामान उठाओ और जाओ, पीछे मैं हूँ। मेरे बच्चे ऑफ कोर्स बड़े हो गए थे, पढ़ रहे थे, कॉलेज में आ गए थे। उन्होंने भी ये कहा कि माँ, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको इस चीज़ को करना चाहिए।
एंड ऑफ कोर्स आई थिंक माय हस्बैंड, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट करते हैं। और मेरी पूरी जर्नी में शादी से जो शुरू हुई 89 में, उससे लेके आज तक बहुत बड़ा सपोर्ट है। पेरेंट्स ने एजुकेशन बहुत अच्छी दी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मुझे पढ़ाया गया। कभी ये नहीं कहा गया कि भाई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुम ये नहीं कर सकती हो या वो नहीं कर सकती हो। सो आई थिंक मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होने के अलावा फैमिली का जो बहुत बड़ा सपोर्ट एक महिला को मिलता है, तो देन वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मैम, इन सब की तो बातें हो गई, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी रुचि क्या रही? आपको क्या अच्छा लगता है? इतनी बिजी पॉलिटिकल लाइफ के बीच जब आपको थोड़ा पर्सनल टाइम मिलता है, तो आप उसे कैसे स्पेंड करना पसंद करती हैं? आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या हैं? अब तो समय ही नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मुझे शौक था कि मैं सिनेमा देखूं, पिक्चर देखूं। कॉलेज में तो सभी करते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो सभी जाते हैं। लेकिन अब मेरे पास बहुत कम समय रहता है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत बाहर घूमना, देहरादून में भी होती हूँ तो अकेली कभी मॉल चली जाती हूँ घूमने के लिए। उसके बाद मेरे पास एनिमल लवर हूँ, तो पेट्स बहुत हैं, उनकी देखभाल करती हूँ। गार्डनिंग का थोड़ा बहुत शौक़ है। पढ़ने का पहले बहुत शौक़ था, लेकिन अब बिल्कुल समय मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं पढ़ पाऊँ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मैं अपने को व्यस्त रखती हूँ। जी। अच्छा मैम, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि आप एनिमल लवर हैं, तो हमने ये सुना है कि आपने बहुत जगह से, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी डॉग्स का रेस्क्यू किया है और उनको एक नया जीवन दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपने उनके लिए की हैं। तो ये जो जानवरों के प्रति जो प्रेम है, ये इसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करना चाहेंगे? देखिए, इट्स समथिंग दैट हमको सबको सीखना चाहिए, और ये एक सेंसिटिव इशू है, मूक है, और हमें चिंता करनी चाहिए कि हम सेंसिटिव रहें। और मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने बच्चों को जानवरों के प्रति सेंसिटिव रखेंगे तो वो मनुष्यों के प्रति भी सेंसिटिव होंगे। सो वो क्वालिटी अगर आपको बच्चों में लानी है तो बहुत आवश्यक है कि हम उनको सेंसिटाइज करें इस इशू के साथ। यस, मैंने बहुत सारे अडॉप्ट किए हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हमारे यहाँ अडॉप्टेड डॉग्स हैं, आज भी बहुत सारे अडॉप्टेड डॉग्स हैं, अमेरिका, हैदराबाद, उसके बाद सेलाकुई, लखनऊ, यहाँ से जहाँ से आते रहते हैं, हम रखते रहते हैं, ट्राई टू गिव देम अ गुड लाइफ। तो यस, आई अडॉप्ट। और मुझे शौक़ है। जब मेरे हस्बैंड बिहार काडर के IAS अफसर हैं, मैं बिहार में हमने गाय भी रखी और गाय पाल के बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा भी आया। तो हाँ, ऐसी चीज़ें मैंने की है और आगे भी करते रहूँगी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि अभी जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, नथ, दुपट्टा, पारंपरिक पहनावा और लोकगीत हमारी पहचान का अहम हिस्सा है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इन चीज़ों से थोड़ा दूर होती जा रही है। आपका क्या मानना है? हमें अपनी संस्कृति को कैसे संजो कर रखना चाहिए और युवाओं को इससे कैसे जोड़ना चाहिए? ऐसा है, देखिए, ये जो आप कह रही हैं नथ और पिछौड़ा और हमारे गीत संगीत, जो हमारा खान पान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का जो युवा है, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हम सब अब अपनी मिट्टी की ओर, अपनी रूट्स की ओर दोबारा अपनी जड़ों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सब अब इस चीज़ में प्राइड फील करते हैं कि अगर मैंने नथ पहनी है, गुलूबंद पहना है, पौंछी पहनी है, पिछौड़ा पहना है, तो हमें मतलब वी फील प्राउड अबाउट इट। और मैं ही नहीं, मैं यंगस्टर्स को देख रही हूँ कि दे फील वेरी हैप्पी एंड गुड अबाउट इट। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अपनी जड़ों पर दोबारा जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जनरेशन आई थी, शायद वो हमारी जनरेशन रही होगी, जो अमेरिका की तरफ भाग रही थी या पाश्चात्य चीज़ों की तरफ भाग रही थी। अब ऐसा नहीं है, अब हम अपनी रूट्स की तरफ हैं और बिल्कुल पूरी तरह से बच्चे जो हैं वो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को पकड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने कहा गाओ, तो बेड़ुपा को है हमारा फेमस, जो है बचपन से हम लोग गाते आए हैं, हाँ, बेड़ुपा को। मैम, राजनीति में आने से पहले आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है एजुकेशन फील्ड से। एमिटी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया भी है, यानी कॉलेज स्टूडेंट से हमेशा आपका इंटरेक्शन रहा है। तो आज की जो नई जनरेशन है, स्पेशली यूथ,
उन्हें लेकर आपका क्या मैसेज है? देखिए, मेरा तो मैंने बहुत ही अच्छा समय मेरा बच्चों को पढ़ाने में रहा। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी और पहले और दूसरे सेमेस्टर के बच्चों को, तो आप जान सकते हैं कितना रिबेलियस बच्चा आता होगा मेरे पास कॉलेज से सीधे। जब स्कूल से आता है तो कॉलेज में लगता है कि बिल्कुल हम तो अब फ्री हैं एंड हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा वो फेज़ था और बहुत एक लर्निंग ग्राउंड था लोगों को हैंडल करना। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। आज के युवा में मेरे को कोई डाउट नहीं है, दे वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं। उनको लेकिन दिशा दिखाने की आवश्यकता है और वो समझते हैं। आप हमारा ज़माना ये था, अगर मेरे पिताजी ने कहा ये तुमने नीला पहना हुआ है तो हम कहते जी ये तो नीला ही है। आज का बच्चा नहीं मानेगा, वो कहेगा क्यों, वाई। हर सवाल के साथ उसका एक वाई होता है। उस वाई का जवाब अगर हम सही तरीके से दे दें तो वो बच्चा उसी को मानता है और वो फॉलो करता है। उसकी सोच बहुत अच्छी है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। ये जो प्राइम मिनिस्टर का स्वच्छता अभियान चला उसको आज के बच्चे ही मान रहे हैं। हमारा जनरेशन शायद अभी भी नहीं सुनता उस बात को, लेकिन बच्चों के दिमाग में वो संस्कार आ गया है। सो अगर हम बच्चों को सही दिशा दे पाए, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड सिटीजन्स फॉर दिस कंट्री इन द फ्यूचर। जी मैम, युवाओं का जो रुझान है वो राजनीति की ओर आए और एक साफ सुथरी राजनीति की वो शुरुआत करें, इसमें अपने पैर जमाएं। इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे युवाओं को अपने माइंड में रखने बहुत ज़रूरी हैं अगर वो मन बना रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में अपने सफ़र की शुरुआत की? आसान नहीं है, लगता होगा लेकिन आसान नहीं है। बहुत टफ जगह है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 24/7 वाली जॉब है। बिल्कुल ये नहीं है कि आप इस पे मतलब यू कांट टेक इट लाइटली। इसको इट्स अ टफ जॉब, बहुत मेहनत की काम है। लेकिन अगर आप इसमें रच बस गए तो बहुत आनंद का काम भी है, क्योंकि आप यू कैन मेक अ डिफरेंस। आप समाज में जब आपको पद मिलते हैं या आप किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत कुछ करने को आपको मौका मिलता है और आप समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस सोच के साथ नहीं आना चाहिए कि आसान है, जीत जाएंगे तो ऐसा कर, ऐसा नहीं है। कठिन जगह है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए। मैम, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी। जी, उत्तराखंड की राजनीति में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखती हैं? किसको आप सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं? देखिए 25 साल पूरे होने जा रहे हैं एंड ओवर द इयर्स जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हुआ हो, चाहे वो हेल्थ में अगर हमारे पास एम्स आया हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की IIT बना हो, चाहे पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% मिला हो, चाहे बहुत से ऐसे छोटी छोटी योजनाएं हुई हों जहां महिलाओं को सशक्त किया गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पिछले 25 साल में हुई हैं जिसको देखकर लगता है कि हमारा जो प्रदेश है वो एक डायरेक्शन की से चल रहा है और प्रयास ये हो रहा है कि वो लोगों के लिए, जो हमारी जनता है उसके लिए हम लोग अच्छे से कार्य कर पाएँ और प्रदेश उन्नति करे। मैम, आपकी नज़र में, आपकी राय में एक नेता के अंदर कौन कौन सी खासियत, कौन कौन से गुण होने चाहिए? सहन शक्ति होनी चाहिए, और सुनने की ताकत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और जनता की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जब क्योंकि ये एक प्रोफेशन तो है लेकिन साथ ही साथ सेवा भी है, तो वो सेवा भाव होना बहुत आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ आपको सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए, सुनने की ताकत होनी चाहिए। और कभी कभी मैं गड़बड़ाती हूँ तो मैं फिर याद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री को कि उनको कितना बोला जाता था और कितना बोला जाता है, और फिर कहती हूँ कि हम क्या,
तो हमको सहने की जो ताकत होती है, क्योंकि लोग बोलते ही हैं नॉर्मल है, आप 24/7 आजकल मीडिया में हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो सहन शक्ति होनी चाहिए। अच्छा मैम, आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें, जानकारियाँ हम सभी को बताई, जो आपकी आगामी योजनाएं हैं उन पर भी आपने प्रकाश डाला। अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड मैम आपके साथ हम पूछना चाहेंगे, जिसमें आप अपनी चॉइस हम सभी को बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। पॉलिटिक्स या पब्लिक सर्विस? पॉलिटिक्स फॉर मी इज़ पब्लिक सर्विस। मैम, देहरादून की बारिश या फिर नैनीताल की ठंड? नैनीताल की ठंड, क्योंकि वो मेरा ननिहाल है। पार्लियामेंट डिबेट देखना है, असेंबली चलाना? टफ। असेंबली चलाना। बुक्स पढ़ना आपको पसंद है या फिर नेचर वॉक? वॉक, आजकल वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। ट्रेडिशनल वियर या फिर फॉर्मल वियर? ट्रेडिशनल। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट? मॉर्निंग पर्सन, एब्सोल्युटली मॉर्निंग पर्सन। आपको सोलो ट्रैवल पसंद है या फिर फैमिली ट्रैवल? फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी। काम डिसीजन या बिल्कुल क्विक? Too quick. At times I need to stop myself. I'm too quick. ओके, तो मैम आज के इस खास एपिसोड में आपने हम सभी को बहुत सारी बातें बताई, राजनीति से जुड़ी हुई, अपने जीवन से जुड़ी हुई, कैसे आपका आना हुआ राजनीतिक क्षेत्र में, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, और ख़ास तौर पर प्रदेश की महिलाओं के लिए आप क्या क्या करती हैं, यूथ जनरेशन के लिए आप क्या कुछ कर रही हैं, ये सारी बातें आपने हमें बहुत अच्छे से समझाई हैं। और जो आपकी आगामी योजनाएं हैं प्रदेश की जनता को लेकर, वो भी आपने आज इस प्रोग्राम में हम सभी के सामने रखी हैं। और मैम, हम ये उम्मीद करते हैं, और उम्मीद क्या, हमें पूरा विश्वास है कि जो जो बातें आपने बताई हैं, जो जो योजनाएं आपने हम सभी को बताई हैं, वो ज़रूर आप पूरी करेंगे। और आपसे आज हम लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, और आपने अपना कीमती वक्त मैम निकाला, हमारे सवालों के जवाब दिए, जनता के जो सवाल होते हैं उनके आपने जवाब दिए, उसके लिए हम आपका तहे दिल से मैम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड विधानसभा की जो पहली महिला स्पीकर हैं रितु खंडूरी भूषण जी से खास बातचीत की है। बहुत बारीकी से राजनीति की गहनता, राजनीति की क्या विशेषता होती है, राजनीति की हम सभी के जीवन में क्या भूमिका होती है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूं कि आज का हमारा ये विशेष एपिसोड आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। लेकिन फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना है। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे ऐसी ही किसी नई और मजबूत शख्सियत के साथ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।